वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल जी के पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा क्लास है 12th वालों के लिए जो कि 2022 में एग्जाम देने वाले हैं। फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट। 1 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। 1 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कांच का आवर्तनांक कितना होता है। कांच का आवर्तनांक कितना होता है। तो कांच का आवर्तनांक होता है 1.5। 1.5 कांच का आवर्तनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का आवर्तनांक क्या है। बर्फ का आवर्तनांक कितना होता है। बर्फ का आवर्तनांक होता है 1.31। ठीक है, बर्फ का आवर्तनांक 1.31 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या कहलाते हैं। मतलब प्रकाश का जो अपवर्तन का नियम होता है वो क्या कहलाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को हम स्नेल्स का नियम भी कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को हम स्नेल्स का नियम भी कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है ना। 2 नियम होते हैं। एक नियम तो जानते होंगे, दूसरा नियम जो शॉर्ट में आता है आई आर, दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई a, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यदि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई a है तथा बिंब की ऊंचाई b हो तो आवर्धन होगी। देखो बिंब मतलब वस्तु की जो है, वस्तु की ऊंचाई हमें b दिया हुआ है और प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें a दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है m बराबर होता है h2/h1। ठीक है ना, m बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, m होता है आवर्धन। ठीक है, हमें आवर्धन बराबर मांग रहा है ना, तो m बराबर फॉर्मूला होता है, m बराबर होता है h2/h1। तो हमारा h2 जो है ना, h2 है प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, a है। प्रतिबिंब की ऊंचाई a है और वस्तु की ऊंचाई मतलब बिंब की ऊंचाई b दिया हुआ है, तो a/b हमारा हो जाएगा। तो a/b ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होगा। अभिलंब से दूर चली जाएगी, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, इनमें से कोई नहीं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो अभिलंब से दूर जाएगी, हमेशा अभिलंब से दूर जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 12th क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। एसी को एसी को बढ़ाती भी है और घटाती भी है। एसी को बढ़ाती है, एसी को डीसी में बदलती है, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर से क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो हमारा युक्ति है इससे क्या होता है, एसी को बढ़ाती भी है घटाती भी है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, एसी को बढ़ाती भी है घटाती भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्पेक्ट्रम के सबसे निचले भाग पर कौन सा रंग होता है। स्पेक्ट्रम के सबसे निचले भाग पे कौन सा रंग होता है, बैगनी रंग होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम के सबसे निचले भाग पे कौन सा रंग होता है, बैगनी रंग होता है। इसको हम आपको इसको याद करवाने के लिए ये भी बता देते हैं। ठीक है ना, वेब क्योर होता है। क्या होता है, वेब क्योर। आपको इसका लिखा देते हैं, वेब क्योर, VIVGYOR, वेब क्योर होता है। तो सबसे नीचे का बोल रहा है, तो सबसे नीचे का वी है ना, किधर गया यार, सबसे नीचे का वी। ठीक है, और नेक्स्ट पे आते हैं। अगर सबसे ऊपर का बोलेगा, सबसे ऊपर का बोलेगा तो लाल, और सबसे नीचे का बोलेगा तो वी। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, ए मीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए मीटर की जो माप सीमा होती है ना, उसको बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। ए मीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए हम संट का उपयोग करते हैं। ए मीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए हम संट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेजर का आविष्कार कब हुआ। लेजर का आविष्कार कब हुआ। ये
भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो लेजर का आविष्कार लेजर कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। लेजर का दो उदाहरण भी याद कर लेना, लेजर के दो उदाहरण और शंट के दो उदाहरण, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। लेजर के उदाहरण और शंट के उदाहरण याद ही कर लेना, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे एग्जाम में भी ये पूछा गया था। लेजर का उदाहरण और शंट का उदाहरण याद करना है। क्या है? डी वाई, डी वाई किसका मात्रक है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी वाई मात्रक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। डी वाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, सी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग धैर्य के बढ़ने पर, तरंग धैर्य के बढ़ने पर अपवर्तन का मान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए। तरंग धैर्य के बढ़ने पर हमेशा अपवर्तन का मान घटता है, ये याद रखना है। तरंग धैर्य के बढ़ने पर अपवर्तन का मान हमेशा घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण एक अवरोध के किनारे से मुड़ती है, जब प्रकाश की किरण एक अवरोध के किनारे से मुड़ती है तो यह प्रक्रिया कहलाती है? अपवर्तन नहीं, व्यतिकरण नहीं, इनमें से कोई नहीं। हमारा यह प्रक्रिया कहलाता है विवर्तन। क्या कहलाता है? विवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक अवरोध के किनारे से मुड़ती है तो यह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, यहाँ पहले तो थीटा कर दो, यहाँ थीटा होगा, यहाँ पे क्या होगा? इसमें सभी में थीटा होगा। ये थीटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में क्या कार्य होता है? एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में क्या कार्य होता है? क्या गया कार्य होता है? क्या गया कार्य मतलब W बराबर बोल रहा है ये ना, क्या गया कार्य। तो W बराबर होता है PE, क्या होता है? W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्य बराबर क्या होता है किसी विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक में कौन सा कण उपस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको भी आपको याद करना है, ये हर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल ही जाता है। क्या है? नाभिक में कौन सा कण उपस्थित रहता है? नाभिक में इलेक्ट्रॉन तो रहता ही नहीं है, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, मतलब बी और सी दोनों। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है। ठीक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशीय तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर कार्य करता है? प्रकाशीय तंतु, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन, आप इसे लफ्जों पे रखिए, एकदम याद करना ही करना है। हमारा जो 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर कार्य करता है? यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांतों पर कार्य करता है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांतों पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा, इसमें आप VVI लगा लो। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष का निवारण। निकट दृष्टि दोष का निवारण, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष का देता है ना, तो वो लोग सोचते हैं कि अरे निकट दृष्टि दोष है तो नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती होगी, ये सोचते हैं, लेकिन नहीं, इसमें उल्टा होता है। ठीक है, इसके विपरीत होता है। अगर वो निकट बोल रहा है तो हमें निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं। ठीक है, तो जब भी आप निकट देखें तो समझ जाइए कि हमें निकट की वस्तु दिखाई देती है, और आप अगर दूर दृष्टि दोष बोले तो दूर की वस्तु दिखाई देती है। इसमें क्या बोल रहा है? हमें इसमें बोल रहा है कि निकट की वस्तु, क्या बोल रहा है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तु दिखाई दे रही है, दूर की नहीं। और जब निकट की वस्तु में दिखाई दे रही है तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? दूर की वस्तु को देखने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इसका नंबर ए और नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक माइक्रोफैराड। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक माइक्रोफैराड बराबर कितना फैराड होते हैं? एक माइक्रोफैराड बराबर कितने फैराड होते हैं? एक माइक्रोफैराड बराबर होते हैं 10 पर पावर 6 फैराड। क्या होते हैं? 10 पर पावर 6 फैराड। ठीक है, एक माइक्रोफैराड बराबर होते हैं 10 पर पावर 6 फैराड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में कौन आवेश रहित कण है?
निम्न में कौन आवेश रहित कण है? आवेश रहित कण होगा यहाँ पे, ठीक है। निम्न में कौन आवेश रहित कण है? तो इसका हो जाएगा अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन, फोटोन। तो अल्फा कण तो होगा नहीं, बीटा भी नहीं होगा, प्रोटॉन भी नहीं होगा, इसका क्या होगा? फोटोन होगा। क्या होगा? फोटोन। ऑप्शन नंबर डी, आवेश रहित कण फोटोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक अवतल गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी, वास्तविक, उल्टा, इनमें सभी। क्या होगा इसका? ये जो अवतल गोलीय दर्पण है ना, अवतल गोलीय दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, उल्टा भी बनता है, एक और बनता है। क्या बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आभासी भी बनता है, उल्टा भी बनता है, वास्तविक भी बनता है और बड़ा बनता है। क्या बनता है? बड़ा। तो इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का कारण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाता है, कंपटीशन में भी ये देखने को मिल जाता है कि सूर्य की ऊर्जा का कारण है नाभिकीय विखंडन, गैसों का जलना नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये तो होगा ही नहीं, इसका क्या होगा? नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी। तो आज का क्लास समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि वीडियो देख के मुझे कुछ सीखने को मिला, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में जो 12th के एग्जाम देने वाले हैं उनको शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में हमें बताइए कि आपको अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। धन्यवाद।